हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमने अभी तक चार्ज, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस जैसे टॉपिक खत्म कर लिए थे। और आज हम बढ़ने वाले अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। आज हम सीखेंगे कि रेसिस्टेंस को कंबाइन करके कैसे किसी सर्किट में या कैसे रियल फॉर्म में यूज किया जाता है। रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के दो तरीके होते हैं हमारे पास, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों में तो कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस का एडिशन अलग अलग तरीके से होता है। कहीं कहीं एलिमेंट में हमें जरूरत होती है कि रेसिस्टेंस खूब ज़्यादा हो जाए, जैसे कि हीटिंग एलिमेंट, और कहीं कहीं पे रेसिस्टेंस हम चाहते हैं कम रहे ताकि हमारा डिवाइस ऐसे काम करता रहे। चलिए हेडिंग बनाइए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस के दो कॉम्बिनेशन हो, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, समझिए। देखिए, बहुत बेसिक सी भाषा में समझिए। जब आप अपने घर में घुसे और आपने एक बटन दबाया और एक स्विच ऑन किया और आपका टीवी, फ्रिज, गैस, मतलब हीटिंग एलिमेंट, वो गीजर हो गया, ओवन हो गया, सब चालू हो गया, एक बटन दबाया। ऐसा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा या ऐसा पैटर्न जो वायर से लगा होगा, इसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में लगना मतलब एक ही बटन से सब चालू हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, आप पंखे का स्विच दबाओ तो सिर्फ पंखा चालू हो। पैरेलल का मतलब ये नहीं कि वायर पैरेलल में लगी होंगी, वो मत समझिए। पैरेलल में का मतलब ये नहीं कि वायर पैरेलल में लगी होती है, ऐसा नहीं होता। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि आप एक का स्विच ऑन करोगे तो एक ही लाइट जलेगी, दूसरे का स्विच ऑन करोगे तो दूसरी लाइट जलेगी। ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आपने एक बटन दबाया और सारी लाइट्स जल रही। जैसे कि लड़ी में हम एक स्विच ऑन करते हैं और सारी लाइट जल जाती हैं। और कभी घर में जब बहुत सारी लाइटें लगती है फोर सीलिंग में, तो उसका सीरीज कॉम्बिनेशन किया जाता है। एक बटन से चार और एक बटन पे चार दे दी जाती हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। आपने एक बटन दबाया, चार लाइटें जल रही, ये सीरीज कॉम्बिनेशन। जब एक बटन से एक लाइट जले तो इसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग अलग रेसिस्टेंस का एडिशन अलग अलग तरीके से होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस अगर ऐड करना हो तो डायरेक्ट होता है, और अगर आर इक्विवेलेंट लिख लो, से इक्विवेलेंट, EQ इक्विवेलेंट, ठीक है। और इसमें जबकि रेसिस्टेंस ऐड करना हो तो इसमें फ्रैक्शन फॉर्म में ऐड किया जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है आइए समझते हैं डिटेल में। सबसे पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है कि करंट इन द सर्किट remains same while potential difference is different। ध्यान रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट थ्रू आउट द सर्किट सेम रहता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। मान लीजिए एक रेसिस्टेंस, ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों एक लाइन से लगे हुए हैं और ये किसी बैटरी से अटैच है। ठीक है। अब थ्रू आउट द, जैसे मान लो इस बैटरी से आई करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां पर भी कितना जाएगा, आई, यहां पर भी आई, यहां पर भी आई, यहां पर भी आई, और वापस आई आके वापस इसमें आई। थ्रू आउट द पूरे सर्किट में जो करंट होगा वो सेम रहेगा, आई। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस अगर कैलकुलेट करोगे इसमें, तो इसमें मिलेगा आपको V1, इसमें मिलेगा V2 और इसमें मिलेगा V3। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट थ्रू आउट द सर्किट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहता है। रीजन देखो,
करंट जा रहा है, मान लो एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यहाँ से। अब जब इलेक्ट्रॉन कहीं बट ही नहीं रहा, कहीं पाथ बदल ही नहीं रहा, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सीधी लाइन में चले जा रहे हैं, तो करंट कैसे बदलेगा? मान लो यहाँ से 2 एम्पियर के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चले, और वही सारे के सारे 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर सारे तो वही जा रहे हैं, तो करंट क्यों बदलेगा? ठीक है, रीजन सिंपल सा है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं कहीं बट नहीं रहे, कहीं इधर उधर जा ही नहीं रहे, सीधे सीधे सारे यहीं चले जा रहे हैं, इसलिए करंट थ्रू आउट द सर्किट क्या रहता है? सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इससे होता क्या है, इसे देखिए क्या होता है, जो हमारा इसमें नेट वोल्टेज है, वो नेट वोल्टेज आएगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 कट जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो जा रहा है I। ठीक है, और जो हमारा मान लो ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है, ये 3 रेजिस्टेंस है। इन तीनों को जोड़ने पे, जैसे मान लो ये R इक्विवेलेंट जो हो रहा क्या हो रहा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R इक्विवेलेंट, इन तीनों को जोड़ने पे कितना टोटल रेजिस्टेंस बनता है ये जानना है हमें। तो यहाँ लिखेंगे R इक्विवेलेंट, और यहाँ आ जाएगा इस वाले के थ्रू करंट तो आई जाएगा, पर रेजिस्टेंस कितना है? IR, V0 टू IR वाला फॉर्मूला लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने। ठीक है, इसमें करंट तो आई रहेगा, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? IR2, करंट आई रहेगा, रेजिस्टेंस IR3। R इक्विवेलेंट, इसमें से I कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, तो जो R इक्विवेलेंट है वो बराबर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। आंसर, ये डेरिवेशन है, पूछ लेता पेपर में कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे रेजिस्टेंस ऐड होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली ऐड होता है। तो मुझे 3 रेजिस्टेंस दिए, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। अब मुझसे बोला था तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड है, सीरीज में लगे हुए हैं, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो रहा है? 3 और 4 7, 7 5 12, डायरेक्ट 5 ओम। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड हो जाता है, इसलिए डोमेस्टिक घरों में सीरीज कॉम्बिनेशन यूज नहीं किया जाता, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। अभी समझते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद डिफरेंस बताता हूं मैं दोनों को। ये हो गया ताली से। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसलिए उल्टा, द करंट पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू आउट द सर्किट remains same and current is different। इसका उल्टा, चीज में क्या रहता, करंट सेम था, पोटेंशियल डिफरेंट था। इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू आउट द सर्किट सेम रहता है और डिफरेंट करंट होता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, देखिए ये सर्किट है, इसमें 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। जाके बैटरी से कनेक्टेड है, प्लस और माइनस। ठीक है, ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है और ये R3 है। इसमें पोटेंशियल सेम रहता है, क्यों जी? देखिए ये मान लो V वोल्ट की बैटरी है, मान लो V वोल्ट की बैटरी है। अब यहां से यहां जाओ, चाहे यहां से यहां जाओ, देखो एक ही पॉइंट पे, एक ही लाइन पे तीनों लाइट कर रहे हैं, इसलिए पोटेंशियल थ्रू आउट द सर्किट क्या रहेगा, सेम। जबकि यहां से I करंट स्टार्ट होगा, पर देखिए जब यहां पहुंचे करंट तो यहां पर 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। लेट्स सपोज टू बी, यहां गया I1, यहां गया I2 और यहां गया I3। हमारा जो नेट I करंट चला था वो 3 हिस्सों में बढ़ गया, ऊपर चला, सबसे ऊपर I1, फिर I2, फिर I3। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो डिपेंड करता है अलग अलग चीजों पे। ठीक है, कितना कितना जाएगा, पहले वाले में कुछ चला गया, दूसरे वाले में कुछ चला गया, तीसरे वाले में कुछ चला गया।
3 पार्ट बढ़ रहे तो इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े बढ़ रहे और करंट भी हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें जो नेट रेसिस्टेंस जो ये वोल्टेज था, अब जो हमें नेट रेसिस्टेंस ये देखिए, जो नेट आई था वो I1 प्लस I2 प्लस I3 टर्च मिलेगा। जो यहाँ से नेट आई मिला ये फिर से ऐड हो जाए, यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें आई, ये फिर आई, यहाँ से फिर आई जाएगा। ठीक है, यही हो रहा। आई जो हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। हमें तो रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट चाहिए, कितना रेसिस्टेंस है टोटल, ये कंबाइन करके जब रेसिस्टेंस पैरेलल में कंबाइन करके ले आ जाए तो नेट कितना बना रहे हैं वो जानना है हमें। ठीक है, इस वाले के थ्रू क्या होगा, पोटेंशियल V रहेगा क्योंकि पोटेंशियल बदलता नहीं है पहले कॉम्बिनेशन में। नीचे हो जाएगा R1 V/R2 V/R3 V/R इक्विवेलेंट, V कॉमन ले लो, ये 1/R1 1/R2 1/R3, V से V कैंसिल, तो नेट रेसिस्टेंस आ जाए वो आ जाए 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट है। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस लगाओगे तो सम अप करके छोटी वैल्यू आएगी क्योंकि वो फ्रैक्शनल सम है, रेसिप्रोकल करके ऐड करना है। और जब सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस लगता है तो उसे डायरेक्ट ऐड किया जाता है। जब डायरेक्ट वैल्यू ऐड होगी तो सम ज़्यादा आएगा, जब फ्रैक्शन में करके ऐड करोगे एलसीएम लेके तो सम आएगा कम। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो होता है रेसिस्टेंस कम हो जाता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। तो हम अपनी मर्जी से जहाँ जहाँ हमें जैसे जैसे अप्लाई करना पड़ता है। अगर कोई ऐसा एलिमेंट बना रहे हैं जैसे जिसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, जैसे बल्ब हो गया या फिर गीज़र हो गया या हीटर हो गया, जहाँ पे ऐसी चीज़ बनानी है जहाँ पे रेसिस्टेंस ज़्यादा चाहिए वहाँ पर हम यूज़ करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, और जहाँ पे ऐसा चाहिए जहाँ रेसिस्टेंस में कम करना है हम यूज़ करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसलिए डोमेस्टिक वायरिंग में क्वेश्चन आता है, डोमेस्टिक वायरिंग में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। क्यों? टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ रेसिस्टेंस। जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस कम होगा उतना अच्छा है, रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वायर हीट होगी, दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए आइए देखिए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है? हीट produced in a wire is directly proportional to square of current, time and resistance। ठीक है, समझिए, जब कोई वायर से इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, पास हो रहा है और रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो उसमें हीट जनरेट होती है। वो जो हीट जनरेट होती है उसकी वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है उसे कहते हैं जूल्स लॉ। ठीक है, जो हीट प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट, टाइम के छोटे रेशे और रेसिस्टेंस। अगर इन तीनों कंबाइन करते हो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को तो तुम्हें मिलेगा H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। प्रोपोर्शनल हटाते तो कांस्टेंट आता है, क्या आएगा? K I स्क्वायर RT। एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है, K की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो K 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RT। टी छोटा इस्तेमाल करो यार। ठीक है, हेयर इज द फॉर्मूला। हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यही है जूल्स लॉ का, ये डिफाइन कर जाना है और ये आपका फॉर्मूला है। प्रूफ देखिए, प्रूफ के लिए 2 फॉर्मूले आते हैं, 3 फॉर्मूले सुनिए। V इक्वल टू आई आर, ये आपने पढ़ा है, I इक्वल टू Q अपॉन T, पढ़ा है V इक्वल टू W/Q। ठीक है, इन दोनों को उठा के इसे फर्स्ट मान लीजिए, इसे सेकंड और इसे थर्ड।
सेकंड और थर्ड को उठा के फर्स्ट में डालिए, पुट थर्ड इन फर्स्ट। क्या जरा वी की इसकी जरा डब्ल्यू बाई के लिख दो, आई की जरा क्यू अपॉन में टी, आर की जरा आर है, तो इसको इधर भेज दो तो डब्ल्यू क्यू स्क्वायर बाई टी इज इक्वल टू आर। ठीक है, और डब्ल्यू क्यू की जगह इसमें से अगर हम क्यू की जगह इसको इधर भेज दे तो आई टी हो जाएगा, तो क्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ आई टी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो अपॉन में टी इंटू आर। तो डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर 8t से 8t कट जाएगा, आर को आगे लिख दो और टी को पीछे, ये रहा। तो जो वर्क डन होता है वही हमारा एनर्जी की तरह स्टोर होता है। द एनर्जी प्रोड्यूस, मैंने बताया था वर्क डन ही एनर्जी होता है। ठीक है, जो हमारा वर्क डन है वो कितना आ गया आई स्क्वायर आर टी, ये इसका प्रूफ है। ठीक है, अब जब हीट जनरेट हो रही है तो उस हीट से हम कुछ फायदा ले सकते हैं, कुछ यूज कर सकते हैं। तो उसके 3 एप्लीकेशंस हैं हीटिंग इफेक्ट के, जो मेन एनसीईआरटी में दी गई है। जो हीट जनरेट हुई है, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट कह सकते हो इसे। क्या क्या फायदा हम उठा सकते हैं उस हीट से? पहला, हम उसका एक यूज करते हैं बल्ब बनाने में, दूसरा फ्यूज, और तीसरा हीटिंग एलिमेंट्स। ठीक है, बल्ब में इस्तेमाल किया जाता है टंगस्टन। क्या इस्तेमाल किया जाता है? टंगस्टन। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। आपने देखा होगा बल्ब के अंदर ऐसे ऐसे रख के अंदर की बात है, ऐसे वायर होती है, ये जो वायर है ना, ये टंगस्टन, इसका हीटिंग वो मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा होता है, इतनी ज़्यादा हीट देने पे भी वो मेल्ट नहीं होता और बल्ब ग्लो करता रहता है आराम से। ठीक है, बल्ब बनाने में इस्तेमाल होता है। दूसरा है फ्यूज। फ्यूज कुछ ऐसा होता है और ऐसा होता है, ऐसे जुड़ा होता है जब तक करंट फ्लो होता है। ठीक है, प्रॉपर निकल रहा बना होता है ये, प्रॉपर निकल रहा। ठीक है, जब तक करंट फ्लो रहा है सही है। जब करंट जैसे ही ज़्यादा होता है, जैसे हमारे घरों में वायरों में फ्यूज लगाया जाता है, जैसे ही करंट ज़्यादा होता है, जैसे ही करंट ज़्यादा होता है तो हीट, थोड़ी सी हीट बढ़ते ही ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। और जैसे टूट जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो गया, फिर ओवरफ्लो करंट का नहीं होता। मतलब घर में अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट आ गया गलती से तो सर्किट टूट जाएगा और फिर फर्दर फ्लो नहीं हो रहा। ये हीटिंग इफेक्ट के फायदे हम कैसे यूज़ कर रहे हैं उसका, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बल्ब जलाने में इस्तेमाल कर दिया, फ्यूज बना लेते हैं उसका। और फिर हीटिंग एलिमेंट तो आपने सुना ही होगा, इसमें नाइट्रोम वायर का इस्तेमाल होता है, जिसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और इसका रेसिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इससे हम हीटिंग एलिमेंट, हीटर, गीज़र, ये सब बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इससे हीटर बनाया जाता है, गीज़र बनाया जाता है। ठीक है, ये सब बेनिफिट्स हैं जिससे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर वही पावर है जो हमने 9th में पढ़ी थी। पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने 9th में? वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या था? वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या कहते हैं इसे? क्या डिफाइन था पावर का? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, यूनिट वही है पावर की, वॉट। ठीक है, इसमें कुछ एडिशन करते हैं। पावर होता है W अपॉन टी और हम जानते हैं V इक्वल टू W बाई क्यू होता है। इसको इधर भेज दें तो W हो जाएगा V इंटू में Q। तो इसकी जगह ये भर दो, तो W की जगह हम लिख सकते हैं V Q अपॉन में T, और हम जानते हैं I होता है Q अपॉन T। तो इस Q अपॉन T को हम I लिख सकते हैं, तो ये जो है ये इसकी जगह क्या आ जाएगा? V इंटू आई। Here is the formula. पोटेंशियल डिफरेंस, यानी हमने वोल्टेज को जब करंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हमें मिलता है वो होता है पावर, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, अब थोड़े से और एडिशनल फॉर्मूले चाहिए। ये पहला फॉर्मूला आपका। अब हम जानते हैं V इक्वल टू होता है आई आर। ठीक है, तो हम V की जगह आई आर डाल दें तो फॉर्मूला क्या मिल के आएगा? P इक्वल टू वी आई है ना, और आई V की जगह हम ये डालते हैं आई आर, तो हो जाएगा आई आर
आई उस पावर पी, तब हो जाएगा आई इंटू आई स्क्वायर, और ये जरा आई स्क्वायर आर। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला। ऐसे ही अगर मैं आई को इधर ही रहने दूँ और आर को नीचे बच दूँ तो वी बाय आर हो जाएगा ये। तो इस बार हम आई की जगह वी बाय आर लिखते हैं, पी इज इक्वल टू वी आई, वी की जगह वी रहने दो, आई की जगह आ जाएगा वी बाय आर, तो हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला है। जैसे जैसे जिस हिसाब से चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जैसे हमें डाटा दिया होगा क्वेश्चन में, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। पावर के 3 फॉर्मूले हमारे पास, वी आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाय आर। इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस उससे निकाल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ करंट इससे निकाल सकते हैं, और इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों से इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? जितना वर्क डन होता है उतनी तो एनर्जी खर्च होती है, तो इसलिए लिख सकता हूं E बाई टी। वर्क डन ही तो एनर्जी है, जितना वर्क किया उतनी एनर्जी खर्च हुई, जितनी एनर्जी खर्च हुई उतना वर्क हुआ। तो यहां से हो जाएगा, अगर इसे क्रॉस करें तो एनर्जी जो होता है वो हो जाएगा P इंटू में टी, P इंटू में टी। और अभी अभी हमने पावर के 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, एक वी आई, एक आई स्क्वायर आर और एक वी स्क्वायर बाय आर। इन तीनों के एक टर्चे भर लो, हमें 3 फॉर्मूले एनर्जी के मिल जाएंगे। पावर की जगह वी आई आएगा तो एक हो जाएगा वी आई टी, एक फॉर्मूला एनर्जी का। पावर की जगह आई स्क्वायर आर टी, तो आई स्क्वायर आर टी टी, दूसरा फॉर्मूला इज इक्वल टू, ये भर दो पावर की जगह, तो वी स्क्वायर बाय आर टी, ये थर्ड फॉर्मूला है। ऐसी एनर्जी के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं और पावर के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। जैसे जैसे चीज़ें दी होंगी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और टाइम अवेलेबल है तो हम ये लगा देंगे, करंट रेसिस्टेंस और टाइम अवेलेबल है तो हम ये लगा देंगे। जिस हिसाब से क्वेश्चन में डाटा होगा उस फॉर्मूले का आप आंसर डालोगे, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट कर लो चाहे पावर। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट हमारी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। हमारे पास 3 यूनिट है एनर्जी की। एक है ऐसा यूनिट, सबसे पहले पढ़िए, ऐसा यूनिट होती है जूल, JOULE। फिर है CGS यूनिट, जैसे रहते हैं अर्ग, ERG के नाम से जानते हैं। फिर हमारी है एक यूनिट हीट के टर्म्स में आती है यूज, कैलोरी। ठीक है, और जो कमर्शियल यूनिट होती है वो होती है वॉट, इसे रहता है कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर। ये जो एनर्जी है कमर्शियल यूनिट एनर्जी, देखिए किलोवाट मतलब क्या है? किलोवाट मतलब क्या है? पावर। वॉट और किलोवाट, वॉट की बड़ी यूनिट तो होती है, तो ये जो किलोवाट है क्या है? पावर। और यहाँ पर जो आवर है, आवर मतलब क्या है? टाइम। तो यही तो फॉर्मूला है एनर्जी का, यही तो मैंने पढ़ाया था, पावर E/T, यही तो है, इसी से तो बना है। कितनी पावर कंज्यूम हो रही है कितने टाइम, इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, और इसी के साथ हमारा NCERT का पूरा चैप्टर 12 हो गया है समाप्त। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन और NCERT की बैच साइज खत्म करेंगे न्यूमेरिकल के साथ। चलिए।